मालवा के बाद बीजेपी सरकार ग्वालियर चंबल के लिए पिटारा खोलेगी। 10 सितंबर को दिमनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 71 करोड़ के कामों का भूमि पूजन करेंगे। अंबा को 82 करोड़ की सौगात भी देंगे। भिंड के महगांव में 211 करोड़ के विकास के कामों की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। करोड़ों के विकास कामों के साथ शिवराज और महाराज की जोड़ी सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र में सेकंड फेज के चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। मध्य प्रदेश में पूरे में देखें तो मास लीडर, जिसको मास कम्युनिकेशन करते हैं, जनता के प्रति संवाद करते हैं, ये दो ही लीडर हैं। पहला लाडला नेता, जनता के दिलों की धड़कन शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा कोई लीडर है मध्य प्रदेश की जनता की आवाम को जिसको एक्सेप्ट करते हैं, वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। तो शिवराज और महाराज मिलकर जनता के बीच में संवाद कर दें, चंबल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में निकल रहे हैं। इस कुरुक्षेत्र में अब तक कांग्रेस का भले ही कोई सितारा चेहरा प्रचार में ना उतरा हो, लेकिन टीम कमलनाथ पर्दे के पीछे बड़ी सियासी बिसात बिछा रही है। अंदर की खबर है कि गोरिल्ला वार की तैयारी में है कांग्रेस। कमलनाथ आ रहे हैं 18-19 को, सुन लो रे भाजपाइयों, जो जलजला ग्वालियर की सड़कों पर आएगा तुमने कभी जीवन में देखा नहीं होगा। तैयार पड़ी हमारी सूची, आखिरी दौर का मंथन बाकी है, सील ठप्पा लगना बाकी। वैसे लड़ाई की गोरिल्ला शैली की शुरुआत 19वीं शताब्दी में स्पेन से हुई थी। हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपनाया था। ये युद्ध शैली दुश्मन सेना के खिलाफ खुफिया घात, धोखे, तोड़फोड़ और जासूसी पर आधारित है। इस नीति पर चलने वाली सेना के छापामार लड़ाकों को पहचानना कठिन होता है। मौजूदा राजनीति में बीजेपी इस शैली में माहिर है। क्या कांग्रेस इसमें सफल हो पाएगी? ये चुनावी रिजल्ट में सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 27 का गोरिल्ला वार। तो लड़ाई चाहे गोरिल्ला वार हो या आमने सामने की हो या खंदक की हो, लड़ाई तो लड़नी ही पड़ती है। और ये लड़ाई कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, बीजेपी के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सरकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में है वो भी ये जानती है कि उसे एक निर्णायक बहुमत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस भी ये दावा करती है कि अगर उसे सत्ता में लौटना है तो उसे भी बहुमत हासिल करना ज़रूरी है। तो इस तरह का उपचुनाव मध्य प्रदेश के गठन के बाद हम शायद पहली बार देख रहे हैं, 1956 के बाद। और यही वजह है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये उपचुनाव है, ऐसा लग रहा है कि ये आम चुनाव है। और इन आम चुनावों में जिस तरह की टक्कर, और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ग्वालियर चंबल किसका करेगा मंगल। अब ये तो ग्वालियर चंबल ही बताएगा, वहाँ की जनता बताएगी। जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक सतना से जुड़ रहे हैं शंकर लाल तिवारी जी। और मैं उनकी धवल दाढ़ी बढ़ते हुए देखता हूँ तो किसी संत मनीषी जैसा आभास होता है, लेकिन थोड़ी चिंता भी होती है क्योंकि बीजेपी में धवल दाढ़ी जो है थोड़ा चिंता का विषय भी होती है। लेकिन तिवारी जी अभी युवा हैं तो उनके मित्र भी ये सुन लें और उनके आलोचक भी ये सुन लें कि वो ना टायर्ड है ना रिटायर्ड हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और जैसे ही मौका मिलेगा तो विंध्य की वाणी फिर गूंजेगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सुशील जी, आप ही की टिप्पणी से आगाज़ करता हूं। अब जो शैली है, सिकरवार जी आ जाते हैं एक दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में, और बीजेपी के पास कई सरप्राइज़ हैं जिसका अंदाज़ा अभी लगाना कठिन है, लेकिन बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर आप सिकरवार जी को लेके आएँ तो हमारे पास तो मैनी मोर सिकरवार हैं साहब, और बहुत सारे लोग कतार में खड़े हैं, हम तो चुनने में परेशान हो रहे हैं। तो किस तरह की शैली अब आप आगे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास जो शैली है वो यही है, कैंडिडेट्स उसके पास उतने मजबूत नहीं हैं जितने बीजेपी के पास हैं। तो उसके पास शैली यही होगी कि वो बीजेपी में रहकर खुफिया तौर पर उसकी मदद करने वालों पर निर्भर रहे और या घोषित तौर पर बीजेपी से अपने यहाँ लाकर चुनाव लड़ाए। किस तरह देखते हैं इस रणनीति को? ये देखिए, कांग्रेस जहाँ तक मुझे लगता है, कांग्रेस दो चीज़ों पे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। एक तो जो कांग्रेस का जो चेहरा रहेंगे वो क्लियर है कि कमलनाथ खुद जो इस पूरे
महाचुनाव है मेरे हिसाब से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक उपचुनाव जो है वो आम चुनाव जैसे होंगे और सरकार का रहने न रहने का फैसला करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये बात सही कि देखिए ग्वालियर चंबल की अगर केवल अपन बात करें तो वहाँ पर ये वास्तविकता है कि सिंधिया जी के जाने के बाद से वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन ये कमज़ोर क्या उपचुनाव में भी नज़र आएगी, वही देखना है। क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग जो वोटर का जो मूड था 2018 के चुनाव में वो कांग्रेस से ज़्यादा सिंधिया की तरफ था। ये आप उसका वोटर का टर्नआउट और वोटर बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोटों के अंतर से समझ सकते हैं। क्योंकि इसके पहले कभी भी कांग्रेस को इस तरीके का वोट ग्वालियर चंबल में नहीं मिला था। तो ये बात क्लियर कि कहीं ना कहीं सिंधिया क्या वो सीएम प्रोजेक्ट इंटरनल हुए होंगे या जो भी वजह रही होगी, कांग्रेस वही उसी पर मंथन कर रही है। तो जितने वोट का फासला है वो प्लस सिंधिया के जाने से जो वोटों की हानि हो सकती उसकी भरपाई के लिए सिकरवार जो बीजेपी से कांग्रेस में ऐसे नेताओं को तलाशेगी, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उनकी मदद लेने की कोशिश करेगी कि ये जो मार्जिन जो सिंधिया के जाने से जो कम हुआ है कांग्रेस का, वो मार्जिन बना रहे और उनकी जीत की संभावनाएं बनी रहे। मतलब राजनीति की गुरिल्ला शैली पर चलेगी कि हमारे पास बहुत अधिक हरावल दस्ते हैं नहीं, हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से युद्ध मैदान में लड़ने की शक्ति बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने है नहीं, तो थोड़ा सा हम गुरिल्ला शैली जिसको आजकल कहते हैं, कांग्रेस कहती है टिकाऊ बिकाऊ और बीजेपी कहती है कि वो वहाँ परेशान हो रहे थे, तो ये जो शैली है इस युद्ध में इसका हमको बहुत मंजर नज़ारा देखने को मिलेगा। धनोपिया जी एक छोटी टिप्पणी पर मैं तिवारी साहब की तरफ चलूँ। जी शर्मा जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, लेकिन आपने जो कहा ना टिकाऊ बिकाऊ, अब ये नहीं हो रहा है, अब तो वहाँ हो रहा है गद्दार और खुद्दार। तो आपके यहाँ सर आ जाते हैं तो आपके यहाँ वो टिकाऊ बिकाऊ नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब तो गद्दार और खुद्दार वाली बात चल रही है। आज हालात ये है कि अभी जैसा शर्मा जी ने कहा कि सिंधिया जी के कारण वहाँ बहुत से वोट मिले थे, सिंधिया जी का रहा है, हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज सिंधिया जी की इतनी हालत खराब हो गई है कि सिंधिया गद्दार है कि नारे जगह जगह गाँव में लग रहे हैं, लोग सिंधिया को अब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अगर सिंधिया की वजह से वोट मिले थे, सिंधिया की वजह से वोट कटेंगे, ये आप मान कर चलिए, क्योंकि जनता आफ्टरऑल बीजेपी पर कैंडिडेट हैं कहाँ, ये वही तो हैं खरीदे हुए लोग। और एक्चुअली मैंने कहा ना आपसे, जो चीज़ प्रेम में मिलती है, भेंट मिलती है, वो बड़ी स्नेह दो होती है, जो खरीदी हुई चीज़ होती है वो उसकी अलग वैल्यू होती है। ये खरीदे हुए लोग हैं, इनके बारे में गांव में जगह जगह पर आप लोगों को देखिए घुसना मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने आज ही पढ़ा था कि संघ की कल बैठक में भी जो प्रचार इनकी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें उनकी हालत ख़राब है, बहुत परेशान है, चिंतित है वो लोग। तो इसीलिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं कर रहे हैं 81 करोड़ 212 करोड़ 13 करोड़। 2018 के जो आम चुनाव थे विधानसभा के, तभी हर शहर में जाते थे और आगे बोलते थे स्मार्ट सिटी बनेगी, इतने डेवलपमेंट हो गए, कुछ भी नहीं होता साहब। पैसे नहीं है काम करने के लिए, सिर्फ घोषणाएं करके आप कब तक चलते रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान की घोषणा करने की आदत है, वो अभी भी चल रही है। लेकिन आप बताइए, इससे पहले गए थे ग्वालियर, 1000 करोड़ की घोषणाएं करके आए थे, 1000 रुपये रिजर्व रखा था, अब फिर जा रहे हैं मेगांव में इतना करेंगे, देगांव में इतना करेंगे, रेगांव में इतना करेंगे। अरे इन सब बातों से कुछ जनता समझती है भाई। आज अभी जो शर्मा जी ने कहा ना कि ये पहला उपचुनाव है जो सरकार के बदलने की स्थिति में है, पहले चुनाव है, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा है कि न ये आम चुनाव है, न ये उपचुनाव है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव इसलिए है कि मध्य प्रदेश की परंपराओं का स्वीकार करेगा कि लोगों ने जो प्रजातंत्र का गला घोटा है, जो बिके हैं, जो खरीदे हैं, जो कार करके होकर सरकार पलटी गई है, आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया था, आपने नोट से वोट खरीद कर सरकार को पलट दिया, तो क्या स्थिति स्वीकार करेगी? अगर स्वीकार करेगी तो एक अलग भविष्य होगा, और निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगी तो मध्य प्रदेश से फिर पुनः प्रजातंत्र की सरकार बनेगी, लोकतंत्र सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक निर्णय सबके सामने आएगा। लेकिन सर आपकी मिसाल पर मुझे वो शेर बेसाख्ता याद आ जाता है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। यानी आपकी कहीं कोई गलती ही नहीं है, आपके लोग नाराज होते हैं, पार्टी नहीं सर, इतना सर सच के आईने से रूबरू होइए, सच के आईने की तरफ देखिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार जो कहा जा रहा है, अभी उन्होंने कहा कि साहब वो हो सकता है आंतरिक रूप से मुख्यमंत्री की बात निकली हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया को विधायक दल की बैठक में टोटल 19 वोट मिले थे, 19, कोई कुछ नहीं था, और ना कभी उपमुख्यमंत्री को ऑफर दिया था। और इससे पहले लेकिन फिर भी आप संभाल सकते थे, राजस्थान की तरह संभाल सकते थे, आप नहीं संभाल पाए। आप सब डीएनए चेंज नहीं कर सकते किसी का, आप डीएनए चेंज कर ही नहीं सकते। 1857 से डीएनए चल रहा है, तो उसको कैसे बदल दोगे आप भाई? आखिर उनके परिवार की परंपरा कैसे खत्म कर देंगे आप? तिवारी जी क्या कहेंगे? आपने सुनी बात स्वतंत्र प्रेक्षक सुशील जी की भी और कांग्रेस के आपके साथी धनोपिया साहब की भी। जी तिवारी साहब। धनोपिया साहब तो कमाल के कांग्रेसी नेता हैं और कमाल की बातें करते हैं, मेरे मित्र हैं। आदरणीय शर्मा जी ने जो बातें कही हैं उनको मैं काफी हद तक
मानता हूं कि उन्होंने ठीक कहा है कि इस लड़ाई में कहीं न कहीं कांग्रेस के अस्तित्व का प्रश्न है और कांग्रेस लड़ेगी तो है जी। पर इस सब के बावजूद मैं शुरू से कहता रहा हूं कि वहां पर कांग्रेस के पास कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल पड़ेगा जी। और देखिए अभी नतीजतन वो बात आई कि वो भी कहीं न कहीं भाजपा से लोगों को ले करके और प्रत्याशी सीधे बना रहे हैं। कल तक हम पर आलोचना करते थे आदरणीय धनोपिया जी और सारे मित्र कि आप तो हमारे लोगों को ले आए। और एक बात आज आपसे कहना शरद जी, मैं सीधे आपसे शर्मा जी से बात कह रहा हूँ जी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये जो विधायक कांग्रेस छोड़ के आए हैं ये गद्दार है। ये राजनीतिक शब्द बहुत अटपटा है किसी अपने साथी को कि कल तक हम थाली में बैठ के खा रहे थे आज उसे गद्दार कहने लगना। जी। धनोपिया जी से उनके मित्रों से आपके माध्यम से आपसे चाहूंगा आप अपनी कमेंट दें जी। कि एक नारा राजनीति में और लगता है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। चंबल की धरती बागियों की धरती है, ग्वालियर की धरती किसी भी नाफरमानी को न मानने वाले लोगों की धरती है, चाहे जो रहा हो। और इसलिए धनोपिया जी वचन पत्र के पालन न होने के कारण ज्योतिरादित्य से सड़क में निपट लेंगे इस कारण, विधायकों से भेंट नहीं करेंगे इस कारण, दिग्विजय सिंह को राजनीतिक आका नहीं जिन्न मान लेंगे इस कारण आपकी सरकार चली गई। और आज आप कह रहे हो कि हम भरपाई करेंगे, काहे के मत से भरपाई आप करने जा रहे हैं। और रही बात शिवराज सिंह जी की घोषणाओं की, तो शिवराज सिंह जी ने तो ऐसी घोषणाएं की है कि आप 1000 बार चाहने के बाद उन्हें मेट नहीं पाए 15 महीने में। कन्यादान योजना देश को और दुनिया को देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गरीबों को 1 रुपए किलो अनाज देने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो शिवराज सिंह चौहान है। 0% पर किसानों को, जिसको आप 16% 18% में आजादी के बाद से लेकर के और 2003 तक बांटते रहे भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उनको भी आपने खा लिया, बैठा दिया। उन बैंकों के माध्यम से किसानों के यहाँ कुड़कियां जाती थी 16% 18% ब्याज की, उसको 0% करने वाले शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा आपके लंबे कार्यकाल के बाद कुल 3 लाख हेक्टर था। शिवराज सिंह ये एक व्यक्ति है जिसने इसे 14 लाख हेक्टर पहुंचाया और मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं में, सोयाबीन में, अन्य चीजों में, उत्पादन में देश के अंदर अपना बड़ा तगड़ा होमवर्क करके आए तिवारी जी, बड़ा तगड़ा होमवर्क है। शिवराज जी सुनेंगे तो अपने इस वरिष्ठ साथी की पीठ जरूर थपथपाएंगे। नहीं, मैं अपनी पीठ थपथपा रहा हूँ शरद जी। मुझे ऐसे साथी के साथ काम करने का मौका मिला जिसके मन में ये था, देखिए आप समझिए, जैसे नई सरकार आई खजाना खाली था 2003 में, पर बीजेपी की नीतियों की बात है, अकेले शिवराज जी की बात पर नहीं है। बीजेपी की नीतियां हमने याद करिए, उमा भारती जी ने दीनदयाल उपचार योजना मात्र 20,000 देने की बात कही थी जी। आप भी स्वीकार करेंगे शरद जी, पिछले 15 महीने मरीज रोए, मरीजों के परिवार के लोग रोए। शिवराज जी जितने दिन मुख्यमंत्री रहे पिछले कार्यकाल में, प्रतिदिन उन्होंने 150 लोगों को, किसी को 1 लाख, किसी को 80,000, किसी को 50,000 दवाइयों के लिए कलेक्टर्स को पावर हो गए थे। 1 लाख। चलिए मैं दूसरे राउंड में फिर लौटूंगा तिवारी जी, लेकिन सारा काम बंद हो गया जनहित का। आपने दमदार शुरुआत की है धनोपिया जी के साथ, जोरदार बल्लेबाजी आपने की है जैसा कि आपका स्वभाव है। निश्चित तौर पर जो बातें उन्होंने कही, सुशील जी जो बात तिवारी जी ने कही है, शिवराज जी का एक संवेदी चेहरा हमेशा से रहा है और जिसको लेकर बीजेपी बहुत आशान्वित भी चुनाव में रहती है कि वो जन संवेदनाओं के नेता है और यही बात बीजेपी अपनी ताकत बनाकर लोगों के बीच जाती है। एक तो शिवराज जी का स्वभाव है कि संकट के समय लोगों के बीच में तत्काल पहुंच जाना, और इसका एक कंपैरिजन भी शिवराज जी खुद भी प्रस्तुत करते हैं और बीजेपी भी प्रस्तुत करती है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ जी कितनी बार गए लोगों के बीच में। दोनों की अपनी अपनी शैली है राजनीतिक। कमलनाथ जी शायद भोपाल में बैठकर काम करने को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, शिवराज जी स्पॉट पर पहुंचकर लोगों से बात करके, और शिवराज जी का बहिर्मुखी स्वभाव है,
कमलनाथ जी अंतर्मुखी हो सकते हैं, ये एक अलग बातें हैं, लेकिन क्या ये एक बड़ा अंतर पैदा करेगा इस चुनाव में? शिवराज जी का ये स्वभाव, जिस तरह बाढ़ को लेकर उन्होंने लगातार मेहनत की है, मौके पे पहुंचे। सुशील, देखिए शरद जी, अगर आप इस शिवराज जी के देखिए, शिवराज जी जन नेता हैं, किसान पुत्र हैं और उनकी बहुत फैन फॉलोइंग भी है मध्य प्रदेश में। लेकिन आप अगर 2018 का चुनाव देखेंगे तो वही ग्वालियर चंबल क्षेत्र था, वहाँ शिवराज जी लगातार गए थे, लोगों से मिले भी थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन परिणाम अलग आया था। इस बार थोड़ा सा जो है परिवर्तन आ गया है। माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, ये नारा भी वहाँ खूब लगा होगा। उसके बाद परिणाम वैसे नहीं आए जैसे भाजपा की अपेक्षा थी। अब चूंकि शिवराज और सिंधिया दोनों एक ही दल में हैं, तो इसके परिणाम देखना पड़ेंगे कि अब किस तरफ जाता है, क्योंकि ये एक बात तय है कि उस समय शिवराज जी को ग्वालियर चंबल की जनता ने उतनी तवज्जो नहीं दी थी, उनके मुकाबले सिंधिया जी को तवज्जो दी थी। इक्वेशन बदल चुकी है, शिवराज जी वही हैं और सिंधिया जी अब उनके साथ हैं। अब ये इक्वेशन क्या रंग लाती, ये तो परिणाम आएगा, लेकिन ये बात अलग है कि शिवराज जी बहुत मेहनती नेता हैं, वो कोई कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी भी हर चुनाव को बहुत ही तगड़े स्तर पर लड़ती है, लेकिन पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड 2018 के पहले हुए अगर उपचुनाव का भी देखेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं डावाडोल थी, उनके हाथ से लगातार उपचुनाव हाथ से निकलते जा रहे थे। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, कांग्रेस के पास मैदान में डटने वाला नेता का अभाव है। कमलनाथ जी का एक अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में वो जनता को कितना प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जनता प्रभावित हुई थी सिर्फ सिंधिया से, तभी 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी, नहीं तो नहीं होती। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। और बीजेपी कितना महत्वपूर्ण मानती है हर चुनाव को, ये इससे भी पता चलता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस समय भोपाल में हैं और वो संगठन के प्रमुख ओहदेदारों और ख़ुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। और ये बताता है कि आप चुनाव नाम की इस पूरी व्यवस्था को किस नज़रिए से देखते हैं। धनुपिया जी, ये दोनों ही पार्टियों का अंतर है, इसको लेकर विचलित और परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दो पार्टियों की राजनीतिक संस्कृति का अंतर है। आपके यहाँ इन सारी चीज़ों पर एक अलग अंदाज, एक अलग नज़रिए से, और वो आरंभ से वो दृष्टि और सोच रही है, लेकिन बीजेपी में चुनाव को लेकर शुरू से एक दृष्टि रही है कि नहीं, इसको बहुत गहराई तक जाना है, बूथ स्तर तक लड़ाई लड़नी है। ये चीज़ आपके भीतर जिस तरह से सुशील जी ने कही है एक बात की, कोई मैदान में पैठ रखने वाला नेता, इसकी कसक आपको इन उपचुनाव में कहीं ना कहीं इसको आपको परेशान करेगी। कितनी इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी है आपकी? नहीं शरद जी, बहुत सी बातें अपने आप में बहुत सही है, मैं सारी बातों का एक साथ खंडन नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से आज आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी की जिस तरह शिवराज जी गुणगान गा रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन शिवराज जी ने इनको 3 और 4 बार एमएलए के बाद भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। बेचारों से इतना अन्याय हुआ था, आज उनके दिल से पूछो, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है दोबारा कभी भगवान उनको मौका दे, अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि 2 रुपये किलो और 1 रुपये गेहूँ, ये 2004 में यूपीए की सरकार ने शुरू किया था, और यूपीए में केंद्र सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, सोनिया जी उसकी अध्यक्ष होती थी। और जहाँ तक किसानों को कर्जा देने की बात है कि 0% में दिया, 31 मार्च तक अगर नहीं दिया तो बाद में पूरा ब्याज वसूल कर लिया। और तीसरी बात, किसानों के मामले में मध्य प्रदेश का इतिहास है, किसानों की सबसे अगर हुई है तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी के कार्यकाल में हुई है। शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, अभी 3 दिनों ने हवाई जहाज का, बोट का, इसका दौरा किया बाढ़ पीड़ितों। क्या दिया भाई बाढ़ पीड़ितों के लिए? भाइयों 6 सितंबर तक बीमा राशि में जमा करा दूंगा, 8 तारीख तक करा दूंगा, 10 तक करा दूंगा, अब 12 तक करा दूंगा, आज सुनाई 18 तक करा दूंगा। ये घोषणा वीर है, मैंने फिर बार बार कहा ना, घोषणाओं से नहीं चलता। अब आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो जानता है कि क्या होने वाला है। इसलिए आदरणीय सिंधिया जी जाए उनके साथ में, चाहे कोई जाए, आज शिवराज सिंह जी को अपना अस्तित्व का सवाल है, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, करना उनका जायज़ है, करें। लेकिन हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने के अंदर जो स्थिति बनाई थी, आप शायद देख सकते हैं कि पूरा प्रदेश युवा वर्ग इस बात से खुश था कि हाँ सुशासन है, व्यवस्था है, जो लोग माफिया थे वो परेशान थे, जो मिलावट खरखोर थे, आपके घर में दूध आ रहा है, मावा आ रहा है, चलिए सारे लोग परेशान हो चुके थे। सारी लेता चीजों में लेकर कमलनाथ जी ने जो विश्वास पैदा किया था मध्य प्रदेश में, वो विश्वास आज भी उनका है और लोग उनमें विश्वास करते हैं। वो कहते हैं बहुत हुआ सब, अब कोई हो या ना हो, कमलनाथ जी वापस चाहिए। फिर बोलता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में इस बात का बहुत महत्व है। जी तिवारी जी, धनोपिया जी, जब 15 महीने में, माफ करना है धनोपिया जी, मेरे मित्र थे हरदेविया जी, तो अरे माफ करो आप। जी जी आदरणीय धनोपिया जी,
जब 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों की बात करते हैं तो आप विश्वास मानिए परसाई जी के व्यंगों की हंसी मेरे मन में, मेरे चेहरे पे आ जाती। अभी कह रहे थे कि 15 साल के कार्यकाल में युवक जो है प्रदेश का वो बिल्कुल कमलनाथ जी का खुश था, बल्ले बल्ले था। भैया आपने बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी का भत्ता देने की बात कही थी, आपके वचन पत्र में था, जिस वचन पत्र के कारण आपके लोग बागी हो गए। पंडित जी हमने उनको, हाँ ठीक है ना, बोल लेने दो। जिस वचन पत्र को न मानने के कारण आपके विधायक ही ये नारा लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दिया, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। आप भले उनको गद्दार कहो, और वो बगावत करके गए नीतियों के खिलाफ, और नीतियों के कारण बीजेपी में गए। तिवारी जी लालच में गए हो। आप जो कह रहे हो कि युवकों में के अंदर एकदम स्थिति गदगदायमान थी, बड़ा प्रसन्न था कमलनाथ जी से युवक, बिल्कुल 70% रोजगार थे भाई। एक नौजवान को बात करो हिसाब किताब की, हिसाब किताब देना पड़ता है। 15 महीने की वकालत कर रहे हो आप। एक बेरोजगार नौजवान को अगर बेरोजगारी भत्ता जो आपने कहा था, हम मनरेगा के माध्यम से 19 करोड़ रुपए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बात पूरी हो जाए, मैं आपको 1 रुपए में बेरोजगार। मनरेगा आपका है, मनरेगा का पैसा केंद्र से आता है, मनरेगा में काम चलेगा, वो बेरोजगारी भत्ता है। वचन पत्र में मनरेगा लिखा था, 1 रुपए नहीं दिया। एक व्यक्ति को दिया हो तो मैं राजनीति में बात करना बंद कर दूंगा। शरद जी निर्णायक है हमारे, भाई साहब शर्मा जी बैठे, आपने एक नौजवान को बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया। आपने पूरे 15 महीने एक नौकरियों की विज्ञप्ति, एक किसी विभाग में किसी भी तरह की नौकरी की विज्ञप्ति अगर निकली हो तो मुझे आप कभी भी बता दीजिएगा, मैं व्यक्तिगत आपसे क्षमा मांग लूंगा। नौजवान खुश थे, किसानों का कर्जा माफ हो गया था। 22 लाख का शर्मा जी, 22 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। सुन तो लो, इतनी और सूची शिवराज जी के पास रखी हुई है, आप पूछेगा के नाम। सुनो, उनके भाई का भी कर्जा माफ हुआ है। अरे हर बोलने दोगे धनोपिया जी। कमलनाथ जी ने, जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, कमलनाथ जी का चेहरा जो महाजन का था, उद्योगपति का था, उस पर लोगों ने विश्वास किया कि यार ये कह रहा है, और राहुल भैया गांधी भी कह रहे हैं कि कर्जा माफ कर देंगे। जिस कदर आपने धोखा दिया है और जिस कदर कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ है मध्य प्रदेश में, धनोपिया जी अगले 25 साल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस नहीं आएगी। मैं धरती में रहूं या न रहूं, और ये चुनाव नहीं, ये तो उपचुनाव है। सारा खेल वहां का खत्म हो गया है। अब महल से चलने वाली कांग्रेस गई। यस, अब महल खत्म हो गया, महल का रोल आपने सही बोला, आपने शर्मा जी ने सही कह रहे हैं आप। सुनो तिवारी जी धन्यवाद, सुनो तो धन्यवाद आपको। 26 महल का काम खत्म, हम भी यही कह रहे हैं। इस तरह में नहीं बोल पाओगे आप कभी, अगर मैं ये करने लगूं। आप सुनिए, महल का काम खत्म। बात सुनिए, आप कह रहे हो कि ये मैंने अभी शर्मा जी ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि पिछली बार जो 26 सीट आप जीते थे वो कमलनाथ के चेहरे और राहुल गांधी के चेहरे, कांग्रेस जीती थी हाथ के पंजे पर। सुनो, आपने बेईमानी की, आपने कहा कि ज्योतिरादित्य को नेता बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बोला। ज्योतिरादित्य को मध्य प्रदेश कभी नहीं बोला, चेहरे के रूप में लेकर के कभी नहीं बोला। और फिर आपने एक उद्योगपति को, उसने चूंकि करोड़ों करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा किया, कांग्रेस के पास खर्चा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, और इस नाते आपने कमलनाथ का टेंडर पास कर दिया मुख्यमंत्री पद का। नतीजतन ये हुआ आदरणीय धनोपिया जी कि ज्योतिरादित्य जी ये जाने के बाद अगर उनका चेहरा नहीं होता तो 26 सीटें तो छोड़ दो। तिवारी साहब, मैं कंक्लूड करने की तरफ बढ़ूंगा कार्यक्रम को। सुशील जी, आपने सुनी बात तिवारी जी की, और तिवारी जी के बारे में ये भी मैं बता दूं कि ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं वो, और इसीलिए आप उनकी आवाज़ में आज भी वो खनक महसूस करते हैं, और एक समय विंध्य समाजवाद का गढ़ रहा है। और ये जो पीढ़ी हम देख रहे हैं, ये समाजवाद की पाठशाला में इक्वलिटी और समानता के उन्हीं मूल्यों को आगे रखकर आगे बढ़ी है। इसीलिए कई बार इसकी गर्जना भी बहुत तेज़ होती है और मृदुलता भी देखने लायक होती है। तिवारी साहब, सुशील, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, शर्मा जी, आप किस तरह देख रहे हैं सारी चीज़ों को? दोनों मित्रों की आपने बात सुनी, इस चुनाव का सबसे निर्णायक एलिमेंट आपको क्या लगता है?
जो किसी के पक्ष में भी जा सकता है और किसी के खिलाफ भी जा सकता है। देखिए ये जो चुनाव है ये सिर्फ दो पक्षों के बीच में है। बीजेपी तो इसमें सिर्फ सत्ता के लिए है। युद्ध जो है सिंधिया और कांग्रेस के बीच में है, ग्वालियर चंबल में खासकर जो उनके समर्थक आए हैं। बीजेपी तो सत्ता का स्वाद वैसे भी इसलिए भी चख सकती है क्योंकि उसके लिए अन्य संभावना भी बनी रहेगी, लेकिन मेन जो है अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस की है। कांग्रेस ग्वालियर चंबल में सिंधिया के बिना अस्तित्व में रहेगी या नहीं, और सिंधिया के लिए कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सिंधिया के साथ ग्वालियर चंबल की मतदाता जनता कितना साथ देती है। दूसरी मुझे एक महत्वपूर्ण बात और जो अभी धनोतिया जी ने कही थी, मुझे लगता है कि जो देखिए आप गद्दार वाली बात कह तो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये प्रयोग पहले आपका विफल हो चुका है। मौत का सौदागर कहा था आपने किसी बड़े नेता को किसी बड़े चुनाव में, परिणाम दूसरा निकला था। आपने नीच राजनीति की बात की थी, वो गद्दार आप उस व्यक्ति को उसी के क्षेत्र में कह रहे हैं, तो कहीं ये ना उल्टा इफेक्ट पड़ जाए आप पर। ये काफी महत्वपूर्ण बात है जी। धनोपिया साहब, बहुत की बात को बता दूं मैं कि मौत का सौदागर और नीच वाली बातों का ध्यान नहीं, लेकिन गद्दार कहा है तो किसी बेस पर कहा है। हम इनकी गद्दारी सिद्ध कर देंगे चुनाव के पहले। मैं वादा करता हूँ ये गद्दारी सिद्ध कर देंगे। और जो सिंधिया चला रहे हैं आप लोग, गुनाह में क्या हाल हुआ था उनका, एक छोटे और बिके हुए लोग, खरीदे हुए लोगों सरकार बनी हुई है। जनता जान रही है, तिवारी जी पहचान रही है। 15 महीने में आज तक इतिहास में कोई आदि मंत्री नहीं बना है। लेकिन ये 15 महीने की मंत्री बनाया खरीदे हुए। लेकिन ये देश ये भी जानता है कि शालीनता की भाषा चुनाव में हमेशा पकड़ी जाती है। शालीनता की भाषा का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, बहुत धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद धनोपिया साहब, धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।